दूसरे पे बैठिए सब। माननीय महानिदेशक महोदय डॉक्टर राजीव द्विवेदी महोदय तथा इस सभागार में उपस्थित अधिकारियों, विद्वतजन एवं साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कला, संस्कृति एवं पुरातत्व के इस भवन राष्ट्रीय संग्रहालय में हर महीना एक सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य जनमानस को देश के पुरातत्व, धरोहर, विरासत, कला और संस्कृति के बारे में जागरूक तो करना है ही, साथ ही ज्ञानवर्धन भी करना है। संग्रहालय इस गतिविधि को पूरे सिलसिलेवार ढंग से आयोजित करता है। इसी कड़ी में आज का यह व्याख्यान रखा गया है, जिसका विषय है भारत में स्थल संग्रहालयों की स्थापना अर्थात कमीशनिंग ऑफ साइट म्यूजियम्स इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का समृद्ध अतीत सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परंपराओं के मिश्रण को बखूबी प्रदर्शित करता है, जिसने मानव सभ्यता को आकार दिया है। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ने इस विशाल सांस्कृतिक विरासत के अनावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वेक्षण के संस्थापक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अथक समर्पण से देश की पुरातात्विक संपदा के बारे में लोगों को काफी जागरूक किया। कई सर्वेक्षणों और उत्खनन से प्राप्त निष्कर्षों को बड़े ही सावधानी से डॉक्यूमेंट किया गया, जिससे इन पुरावशेषों को विद्वानों और आम जनता दोनों के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता पर बल दिया गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साइट म्यूजियम और मूर्तिकला शेड स्थापित किए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि साइट म्यूजियम जो हमारे अन्य म्यूजियम्स हैं उससे थोड़ा भिन्न होता है। ये महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के बारे में व्यापक जानकारी के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। साइट म्यूजियम्स की विशिष्ट प्रकृति ही उन्हें अदर ट्रेडिशनल म्यूजियम्स से अलग करती है। इसका फोकस अधिक विशेष स्थल पर ही होता है, विशेष साइट पर होता है, लेकिन प्रत्येक साइट के बारे में प्रदान की गई जानकारी समृद्ध और बेजोड़ होती है। फलस्वरूप साइट म्यूजियम्स के विकास की प्रक्रियाएं और आवश्यकताएं इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी महोदय, जो आज हमारे व्याख्याता के रूप में उपस्थित हैं। वे देश के जाने माने उत्खननकर्ता और विद्वान हैं। द्विवेदी सर, आप 1987 से 2019 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर विभिन्न पदों पर रहते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातत्वविद और म्यूजियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया। आप संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और ब्रिटिश म्यूजियम के बीच सहयोग से लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से के रूप में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से म्यूजियोलॉजी में उच्च स्तरीय अध्ययन किया। उल्लेखनीय रूप से आपने भारतीय सेना के लिए 2 रेजिमेंटल संग्रहालयों की स्थापना की और विशेष रूप से वह पंजाब रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट के लिए समर्पित था। आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत कपिलवस्तु और ललितगिरी में 2 साइट संग्रहालयों के निर्माण और उसके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा आपने सारनाथ, वैशाली और नालंदा के साइट संग्रहालयों के साथ साथ उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत मथुरा संग्रहालय और लखनऊ में राजकीय संग्रहालय में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। आपने कपिलवस्तु में पुरातत्व संग्रहालय में भारतीय कला में बुद्ध के जीवन पर एक प्रमुख प्रदर्शनी भी आयोजित किए। आप देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में व्याख्यान देते रहे हैं। तो ऐसे गणमान्य का हमारे बीच व्याख्याता के रूप में उपस्थित होना बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है, जिनके व्याख्यान से आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। करतल ध्वनि से महोदय का एक बार जोरदार स्वागत करें। अब मैं पुरातत्व के मर्मज्ञ, विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय पटल के व्यक्ति, महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय डॉक्टर B.R. मनी साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन 2 शब्द मैं उनके बारे में जरूर बोलना चाहूँगा कि सर, आप एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद तो हैं ही, मुद्रा शास्त्री भी हैं और कला समीक्षक भी हैं।
एक पुरातत्व के रूप में आपने पूरे देश में 25 से अधिक उत्खनन परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। इनमें से कुछ है लालकोट, जो कि बहुत पुरानी, मैं परियोजनाओं का नाम गिना रहा हूँ। लालकोट, सलीमगढ़, मोहम्मदनगर, सिसवानिया, संकिशा, अयोध्या, लाठिया, कनिष्पुर, अंबरन, अयोध्या। आप महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में स्मारकों के संरक्षण में भी शामिल रहे हैं। हाल ही में कुणाल का भी उत्खनन आपकी परियोजना मतलब आपके नेतृत्व में भी किया गया। अतः महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पर आएं और आगंतुकों को संबोधित करें। महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मेरे पुराने सहयोगी डॉक्टर राजीव द्विवेदी का हम आज की इस सभा में स्वागत करते हैं, जिनसे मेरा परिचय कोई 35 वर्ष से अधिक समय से है। सभा में उपस्थित विद्वज्जन, विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा माथुर साहब का, डॉक्टर नाथ का और नेशनल म्यूजियम, वृंदावन शोध संस्थान तथा भारतीय विरासत संस्थान के प्राध्यापक और प्रिय छात्रगण, एक लंबे समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में हम लोगों ने साथ साथ काम किया और उस दौरान मैंने ये पाया कि संभवतः राजीव द्विवेदी जैसा कर्तव्यपरायण और लगन से किसी भी संग्रहालय के निर्माण में भाग लेने वाला व्यक्ति बिरला ही है। जैसा कि अभी आपसे राजेश जी ने परिचय में कहा कि इन्होंने 2 रेजिमेंटल म्यूजियम्स की स्थापना करवाई और साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कपिलवस्तु और ललित गिरी के संग्रहालयों की भी स्थापना की। जब आपने कपिलवस्तु संग्रहालय की स्थापना की, उस समय भाग्य से मैं भी कपिलवस्तु में ही था, यानी पिपरावा गनवरिया जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ के उत्खनन कार्य में मैं व्यस्त था और उसी समय आपने इसकी स्थापना कराई। आज आपकी संस्थागत सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वृंदावन शोध संस्थान के निदेशक के रूप में केंद्र तथा प्रादेशिक सरकार की ओर से आपकी नियुक्ति हुई है और आज आपके इस उद्बोधन का विषय
भारत के स्थल संग्रहालयों से संबंधित है। आप अपने उद्बोधन में निश्चित रूप से स्थल संग्रहालय क्या है, साइट म्यूजियम्स और म्यूजियम्स ऑन साइट, इन दोनों की व्याख्या करेंगे। मुझे आशा है कि भारत में जो साइट म्यूजियम्स का डेवलपमेंट हुआ उसके विषय में आप सब को ज्ञात होगा। 1910 में पहला साइट म्यूजियम सारनाथ में बना। हालांकि वो आधा ही बन पाया था, तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और वो बिल्डिंग आज तक आधी ही बनी रहती है। इस तरह की बहुत सारे कथानक भी हमारे साइट म्यूजियम्स के साथ जुड़े हुए हैं। और साइट म्यूजियम्स हम किस तरह से उनकी स्थापना करते हैं, क्या उसके पीछे उद्देश्य होता है, इसके विषय में आज का ये जो उद्बोधन है बहुत ही समसामयिक है और विशेष रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज दोनों ही के लिए समसामयिक है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर राजीव द्विवेदी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं द्विवेदी महोदय से अनुरोध करता हूँ वे मंच पर आएं और महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि उनका स्वागत एक पुष्पगुच्छ और एक बुद्धा शीर्ष बुद्धा हेड की रेप्लिका देकर उनका स्वागत करें। परम आदरणीय डॉक्टर मनी साहब, डॉक्टर नाथ, प्रोफेसर तिवारी जी और सभागार में उपस्थित विद्वज्जन,
श्रीवत्सांग मोहस्करम वनमाला विराजितम शंख चक्रधरम देवम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आप सभी को नमन। साइट म्यूजियम शब्द का इस्तेमाल उन पिछली शताब्दी के 5वें दशक के शुरुआत में ही प्रायः शुरू हो गया था। कभी कभी इसको लोकल म्यूजियम के नाम से भी कहा गया। और अनेक शब्दों से चलते चलते ये साइट म्यूजियम अंत में इसको मान्यता मिली। और साइट म्यूजियम को आईकॉम डिफाइन करता है वो as site museum as a museum conceived and set up in order to protect natural or cultural property, movable and immovable, on its original site, that is preserved at the place where such property has been created or discovered. इसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1861 में और सर अलेक्जेंडर कनिंघम उसके महानिदेशक या वो उस वक्त सर्वेयर जनरल थे, उसके रूप में जब वो उसको हेड कर रहे थे उसके, तब एक नवीन चेतना जागृत हुई आम जन में आपके पुरातात्विक धरोहर जो थी उसके प्रति। साथ ही पूरे विश्व ने एक बार देखना शुरू किया हमारे भारत की पुरातात्विक विरासत को, और जिसके साथ जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ और बुरी चीजें भी आती हैं। तो प्रायः एक आदत होती है कि कोई सुंदर चीज है तो ये इसको हम अपने कब्जे में लें, हम अपने पास रखें। तो एक जहां पुरातात्विक वस्तुओं का अनावरण या उनको वो दुनिया के सामने आने लगे, वहीं साथ में एक प्रकार का वैंडलिज्म भी जन्म लेने लगा। आपको अभी मैं अपने पावर पॉइंट में दिखाऊंगा कि अलग अलग समय पे कैसे इस वैंडलिज्म को बढ़ाया गया। आपने प्रायः कई जगह फोटो देखी होंगी, गांधार स्कल्पचर से एक जगह ऐसे स्टेक किए हुए हैं जैसे कोई अनाज की बोरियां हो या वो हो। अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो इस वैंडलिज्म को रोकना और साथ में जिस जगह पे जिस साइट पर हम उत्खनन कर रहे हैं या जिस साइट का हम अनुसंधान कर रहे हैं उस चीज को उसी जगह पे प्रदर्शित करना, ताकि वो स्मारक से उस पुरावशेष या उस एंटिक्विटी का संपर्क बना रहे, और जो विद्वान उसका अध्ययन करना चाहें, जो भी सुधीजन उसको करना चाहें, पढ़ना चाहें या देखना चाहें, तो वो उसको स्मारक के परिप्रेक्ष्य में वहीं पर देख सकें। ऐसी एक व्यवस्था बनाने के लिए भारत में लगभग 150 साल पूर्व एक ये प्रक्रिया शुरू हुई साइट म्यूजियम्स की। ऐसे साइट म्यूजियम्स में आप लोगों ने इसमें देख ही लिया होगा कि साइट म्यूजियम कैसे अलग होते हैं। बाय नेचर जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल जो म्यूजियम्स हैं उनसे अलग होते हैं। जो दूसरे बड़े म्यूजियम होते हैं वो शहरी दर्शकों को टारगेट करने के लिए शहर में ज़्यादातर होते हैं, लेकिन जो
और उनमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं तमाम जगह की। आप जैसे देखें तो लखनऊ म्यूजियम में मम्मी रखी हुई है, जबकि वो स्थानीय नहीं है, मम्मी रखी हुई है। तमाम गांधार के कई आपको अच्छे स्कल्पचर्स पूरे हिंदुस्तान के सारे म्यूजियम्स में बांटे गए, जो कि आपके पश्चिमी इलाके से लाए गए और वो सब में बटे। इसी तरीके से और भी कई जगहों से जहाँ से हमारा उस वक्त उत्खनन हुआ या कलेक्शन किया गया, तो वो सभी म्यूजियम्स को बांट दिया गया। जो भी उस वक्त बड़े पुराने म्यूजियम थे, जैसे लखनऊ था, सेंट्रल म्यूजियम नागपुर था, और बेंगलोर का म्यूजियम था, और चेन्नई का स्टेट म्यूजियम, इनको ऐसे बांट दिए जाते हैं। लेकिन जो साइट म्यूजियम होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स और साइट में आमतौर पे रूरल एरिया में होते हैं। मेरी पहली नियुक्ति ही वैशाली में हुई थी, बिहार के वैशाली जिले में, और वहाँ पे वो मैं साइट म्यूजियम में मेरी पहली नियुक्ति हुई। तो आमतौर पे साइट म्यूजियम्स जो हैं वो रूरल एरिया में होते हैं और साइट के करीब होते हैं, ताकि आप वहाँ की आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज, वहाँ के दूसरे रिमेन्स के साथ आप वहाँ की एंटिक्विटी का भी अध्ययन कर सकें। और साइट म्यूजियम मात्र उसी स्थान की एंटिक्विटीज और पुरावशेषों का प्रदर्शन वहाँ किया जाता है। उस म्यूजियम में वही एंटिक्विटीज रखी जाती हैं जो एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट से आई हों, और उनके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में ही उनको रखा जाता है। तो जब साइट म्यूजियम्स की आवश्यकता महसूस की गई, तो सबसे पहले मथुरा का म्यूजियम, जिसको उस वक्त कहा जाता था कर्जन म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी, उसकी स्थापना की गई। क्योंकि मथुरा शहर के टीलों से, मथुरा शहर के पुरावशेषों से बड़ी संख्या में हमको, और बड़ी संख्या में और बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स मिले, जिन्होंने भारतीय इतिहास के एक नए चैप्टर को खोल दिया। आपको कनिष्क की मूर्ति कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन आप जब मथुरा म्यूजियम जाएंगे तो आपको वहां पे कनिष्क की मूर्ति मिलेगी। खासतौर से कुषाणों के इतिहास, कुषाणों की कला जो थी, उसको कुषाण कला के उद्घाटन के लिए मथुरा म्यूजियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसमें। और इसकी स्थापना 1874 में की गई। ये अभी इसको कहा जाता है गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा। ये उसके अंदर की एक गैलरी है, और ये जो आपके सामने है ये परखम का यक्ष है, बहुत प्रसिद्ध है। आर्कियोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स को या आर्ट हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये जरूर पढ़ाया जाता है परखम यक्ष। परखम मथुरा जिले का एक स्थान है जहां से इस यक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये वहां की दूसरी गैलरी है, और ये जिन्होंने बहुत साल पहले, आज से 15 साल पहले अगर मथुरा म्यूजियम देखा होगा तो उनको आश्चर्य होगा। 15-20 साल पहले जिन्होंने देखा होगा, अभी जो बताया गया, मैंने मथुरा म्यूजियम में जो अपना योगदान दिया, डॉक्टर पांडे उस वक्त वहाँ डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी सेवाएं मांगी थी। तो ये जो डिज़ाइन किया है, ये शोकेसेस डिज़ाइन किए हैं मैंने, और इनका कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने ही किया है। तो मथुरा म्यूजियम में के बाद दूसरा म्यूजियम जो खुला वो बीजापुर म्यूजियम था, जिसको अभी विजयपुर म्यूजियम कहा जाता है, कर्नाटक में। 1892 में ये म्यूजियम खोला गया। तो जो वैंडलिज्म हो रहा था उसमें आप देखिए, जो कनिंघम साहब ने एक सर्वे किया, जिसको उन्होंने प्रकाशित भी किया और बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया, उसमें आप देखिए कि ज्यादातर चीजें अपने मूल स्थान से हटा के म्यूजियम्स में भेज दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए पटना का म्यूजियम का जो कलेक्शन है वो ज्यादातर वहां से आया है, लखनऊ का कलेक्शन ज्यादातर वहीं से आया है। इस तरीके से तमाम म्यूजियम्स को बड़े बड़े आर्किटेक्चरल पीसेस भी उठा के भेज दिए गए। और उसका एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट से हटा देते हैं। लखनऊ म्यूजियम में जब आप जाएंगे
तो एक गैलरी में एक आपको लाल घोड़ा पत्थर का खड़ा हुआ दिखाई देगा, पूरा मतलब लाइफ साइज का एक घोड़ा है लाल। और वो बहुत दिनों तक, जहां आज भातखंडे विश्वविद्यालय का राय उमानाथ बाली वो है, वहां पे वो बरामदे में खड़ा रहा। मेरे बचपन में वो बरामदे में वहां खड़ा हुआ था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, मैं उसको अक्सर देखता था। बाद में अपने बीएन मुखर्जी साहब, और उस पर कुछ कलाकृति बनी हुई थी उसकी पीठ पर। बीएन मुखर्जी साहब एक बार आए लखनऊ में, एक इंटरनेशनल सेमिनार हुई थे 1983 में, लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया था। उसमें आए तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो घोड़ा जो है ये तो उसका है, ये अश्वमेध का घोड़ा है, कुमार गुप्त का। और ये जो डिजाइन जिसको हम कह रहे थे वो शंखलिपि में लिखा लेख था उस पर। तो शंखलिपि को पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, उसमें बीएन मुखर्जी साहब का सबसे बड़ा नाम था। तो उन्होंने उसको पढ़ के बताया कि ये कुमार गुप्त का अश्वमेध का घोड़ा है। अब वो कहां से आया ये नहीं मालूम है किसी को, क्योंकि उसको उठा के वहां कहीं और से लाके रख दिया हुआ है। तो वो अपनी वो पहचान अभी खो चुका है। ये विजयपुर म्यूजियम के अंदर की गैलरी है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी का मैंने जैसे नाम लिया, वो पहले डायरेक्टर जनरल या पहले चीफ कहलाते हैं एएसआई के। अब एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि किस तरीके से भारतीय पुरानिधि की लूट या वैंडलिज्म किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को जो तनख्वाह दी जाती थी, जो पे दी जाती थी, उसमें एक हिस्सा उनके द्वारा प्राप्त की गई एंटिक्विटीज का भी होता था, जो उनको दे दिए जाते थे, जो उनके साथ चली जाती थी, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती थी। सैलरी के संग हमारी पुरानिधि, हमारे एंटिक्विटीज, हमारे अच्छे पीसेस उनके साथ चले गए। इस चित्र की बात मैं कर रहा था, ऐसा लगता है कि जैसे ये बाजार लगा हुआ है। इन चीजों को रोकने के लिए म्यूजियम मूवमेंट को चलाया गया। ये 1890 में पेशावर के करीब लोरिया टंगाई में जो एक्सप्रेशन हुआ, उसमें ये गांधार स्कल्पचर्स हमें प्राप्त हुए। और इसके बाद दूसरी जो बड़ी लूट हुई भारत में, वो ही अमरावती स्तूप की। अत्यधिक सुंदर अमरावती स्तूप, लेकिन मैं तत्कालीन पुरातत्ववेताओं का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पुरावशेषों के साथ तो छेड़छाड़ की, लेकिन उन्होंने उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत प्रॉपर किया। और लाइन ड्राइंग्स का भी एक एल्बम है अमरावती का। लेकिन अधिकांश, लगभग 120 पीसेस ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, और वो आज आपको ब्रिटिश म्यूजियम में ऊपर एक गैलरी में दिखते हैं, जिसका एक चित्र ये मैंने आपको दिखाया। दूसरा ये है, इस तरीके से है। और बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो भारतीय म्यूजियम्स में है या गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में है। लेकिन आप देखिए, आप इस पीस को देखते हैं, लेकिन इससे आप अंदाज नहीं लगा सकते कि अमरावती स्तूप कैसा रहा होगा, कितना सुंदर होगा। लाख हमने अमरावती म्यूजियम के अंदर एक स्केल मॉडल लगा दिया है, लेकिन ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है। और जो हम सिर्फ दिखाने के लिए एक स्केल मॉडल बना के रखते हैं, वो हमारी दिमाग को संतुष्ट नहीं करता है, जो कला प्रेमी हैं उनको संतुष्ट नहीं करता। इस तरीके से अच्छा, ऐसा ही किया गया भरूच स्तूप के साथ। कनिंघम के समय में भरूच स्तूप में से भी उसके भी पीसेस को निकाल के, उसके आर्किटेक्चरल पीसेस को निकाल के अलग अलग जगह पहुंचा दिया गया, जिसमें से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आपको इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में उसकी जो रेलिंग थी, उसके चारों तरफ जो परिधा थी, उसकी बुद्धिस्ट रेलिंग के रूप में आपको वहां पे दिखती है। इस सब चीज को देखकर ओरिएंटलिस्ट रॉबर्ट चाइल्डर्स ने कहा कि कोट कैरीड विद इट ए सर्टेन अरोमा ऑफ वैंडलिज्म। ये उन्होंने कनिंघम की पुस्तक भरूच के प्रीफेस में लिखा।
इंट्रोड्यूस करते हुए कि है तो ये वेंडलिज्म ही, आप चीजों को हटा रहे हैं तो ये है वेंडलिज्म। इस तरीके से हमारे उसको ये चेन्नई के सेंट्रल म्यूजियम में जो मैंने आपको कहा कुछ अवशेष जो हैं वो वहां रखे हुए हैं, वो हैं। लेकिन इन चीजों से आहत होते हुए जब करजन साहब आए एज गवर्नर जनरल बन के, वायसराय बन के जब आए, तो उन्होंने काफी इस दिशा में काफी प्रयास किए और उनके प्रयास फलीभूत भी हुए। 1904 में मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन बिल पेश करते हुए उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, कोट, द custody in collections or museum of rare and or interesting objects that have either been torn from their surroundings of whose surroundings have disappeared. Honorary members will be familiar with the large museums in the capital cities of India where there are collections not without value but as a rule surely mutilated, often unidentified and uncatalogued, and sometimes abnormally arranged. The plan has hitherto been to snatch up any sculpture fragment in province of presidency and send it off the provincial museum. This seemed to me, when I looked into it, to be all wrong. Objects of archaeological interest can best be studied in relation and close proximity to the group and style of buildings to which they belong, presuming that these are of a character and in a locality that will attract visitors. Otherwise, if transferred elsewhere, the law's focus are apt to become meaningless. Unquote. ये बहुत सीरियस चिंतन था करजन का, जिसने थोड़ा झकझोरा और अगेन 1932-35 में जो भारतीय म्यूजियम्स पे पहला सर्वे हुआ उसमें मार्खम एंड हारग्रीव्स ने लॉर्ड कर्जन के इसी भाव को प्रकट किया और उन्होंने इस चीज की जरूरत बताई कि इस तरीके से चीजों को निकाल के ट्रांसपोर्ट करके शहरी म्यूजियम्स में भेजने से हमें बचना चाहिए। ये सारनाथ म्यूजियम के अंदर की गैलरी है। मैंने एक्चुअली इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने हर म्यूजियम की एक दो गैलरी जो दिखा दी है ताकि एक इंटरेस्ट जगे और लोग जाएं वहां पे। इसके बाद जब जॉन मार्शल 1902 में जब डायरेक्टर जनरल बन के आए, तब एक सीरियस एफर्ट शुरू हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में साइट म्यूजियम्स का, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1910 में ये सारनाथ बना, अगेन 1906 में आगरा म्यूजियम के नाम से, जो अभी ताज म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, ताज म्यूजियम प्रीमाइसेस में जो म्यूजियम है वो बना। और उसके बाद खजुराहो म्यूजियम बना 1910 में। आज जो आप खजुराहो म्यूजियम देखते हैं वो पुराना म्यूजियम नहीं है। पहला म्यूजियम जो बना वो जार्डाइन म्यूजियम कहलाता है। जार्डाइन साहब जो थे वो कमिश्नर थे वहां पे, उन्होंने कलेक्शन करा के एक स्थान पे इसको रखा 1910 में, चबूतरे बनवा के उसको एक घेरा बना के उसमें रख दिया, जिसमें आपको ये मुझे खोजने पे ये एक फोटो पुरानी मिल गई ब्लैक एंड वाइट। तो ये जार्डाइन म्यूजियम बना। जार्डाइन म्यूजियम के दूसरे व्यू, अभी के जो व्यू हैं वो ये हैं। और इसके बाद ये एक म्यूजियम बना खजुराहो का, जो अब इससे भी निकल के खजुराहो में एक नया बड़ी बिल्डिंग बन गई है, वहां पे ये म्यूजियम हो गया है। तो 1910 में इस तरीके से खजुराहो म्यूजियम बना और 1917 में नालंदा म्यूजियम बना। नालंदा में भी वेंडलिज्म अपने चरम पे था। वहां से काफी स्कल्पचर्स आप देखें,
विदेशों में भी चली गई। आपको यूएस के म्यूजियम्स में भी नालंदा की मूर्तियां मिल जाएंगी। तो ये 1917 में नालंदा म्यूजियम की स्थापना की गई। और 1919 में सांची म्यूजियम बना, जो पुनः एक बार बड़ा केंद्र है भारतीय मूर्तिकला एवं आर्किटेक्चर का। इसकी स्थापना 1919 में की गई। पहली जो मैंने आपको डिफिनीशन बताई वो साइट म्यूजियम की थी, और लेटेस्ट 24 अगस्त 2022 को आईकॉम ने अपनी प्राग सम्मेलन में म्यूजियम की एक नई डिफिनीशन गढ़ी, या जिसको अप्रूव किया। अ म्यूजियम इज नॉट फॉर प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी दैट रिसर्चेस, कलेक्ट्स, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage, open to the public, accessible and inclusive. Museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally, and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection, and knowledge sharing. म्यूजियम्स नॉन प्रॉफिट संस्थाएं हैं, और हमारे यहाँ तो टिकट लगता है, लेकिन विदेशों में टिकट भी नहीं है। जैसे ब्रिटिश म्यूजियम में आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ता है और वो ओपन रहता है। ऐसे कई म्यूजियम हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था ये है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए धनार्जन जरूरी है, और उस धन से उसको चलाना जरूरी है, उस पैसे से उसको चलाना जरूरी है। अब मेन फंक्शंस क्या है म्यूजियम के? वो हैं किसी भी म्यूजियम के, और किसी भी म्यूजियम के मेन फंक्शन से साइट म्यूजियम के फंक्शंस अलग नहीं होते। उनका भी कैरेक्टर जरूर अलग है, लेकिन वो भी वही कलेक्शन, पहले कलेक्शन करते हैं, फिर एग्जीबिशन, फिर कंजर्वेशन, रिसर्च एंड एजुकेशन। ये सारी चीजें उसी तरीके से करनी होती हैं जैसी कि दूसरे म्यूजियम में है, लेकिन ये एक छोटे स्तर पे होता है। दूसरे म्यूजियम्स में नेचर अलग अलग होता है और बहुत बड़े स्तर पे होता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि म्यूजियम, जब आप साइट म्यूजियम को प्लान करते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है एक म्यूजियम को। मैं अभी आपको जो कुछ भी बता रहा हूं वो एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। म्यूजियम बनाने के लिए क्या आइडियल है वो बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल मैं अपने अनुभव बताऊंगा। मैं आपको बीच में ये भी बताता चलूं, मैं कोई प्रोफेशनल म्यूजियोलॉजिस्ट नहीं हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हुआ, और चूंकि पहले ही पोस्टिंग म्यूजियम में हो गई तो मैं म्यूजियम में ही जुड़ गया, और बाद में मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और मैं म्यूजियम। और दूसरी चीज है म्यूजियम डिजाइन करना और म्यूजियम को बनाना मेरी क्रिएटिविटी को बहुत सूट करता है, और मुझे बहुत शांति मिलती है ऐसा करके। इसलिए मैं म्यूजियम, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल म्यूजियोलॉजिस्ट नहीं हूं। मैं आपको थियोरेटिकल म्यूजियोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको प्रैक्टिकल म्यूजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, यह बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि मेरा मानना है कि म्यूजियोलॉजी को किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको मालूम ही नहीं है कि जो आपके एग्जिबिट्स हैं वो कैसे हैं और कहाँ रखे जाएं कैसे। तो मेरा मानना है कि म्यूजियोलॉजी शुरू होती है आपके ड्राइंग रूम से। आप अपने घर में अपने ड्राइंग रूम को कितनी अच्छी तरीके से सजाते हैं, कितनी अच्छी तरीके से रखते हैं, किसी कॉमन चीज को आप कैसे प्रेजेंट करें कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने लगे, ऑर्डिनरी चीज को किस तरीके से आप रखें कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने लगे। ये म्यूजियोलॉजी का पहला फंडा है। इसको अगर आपके अंदर है ये कला, तो आप अच्छे म्यूजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो म्यूजियम्स को बनाने के लिए आपको तैयारी करनी है वो है पर्पस एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, साइट सिलेक्शन है, स्पेशल डिजाइन एंड सर्कुलेशन, मटेरियल, लाइटिंग एंड एटमॉस्फेयर, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, accessibility and inclusivity, accessibility and
staff and storage, overall visitor experience and community engagement. सबसे पहले आपको पर्पस मालूम होना चाहिए कि आप कैसा म्यूजियम बना रहे हैं. मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो बाद में प्रैक्टिकल देखा, मैं अभी आपको स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, उससे आप समझेंगे कि मैं इन चीजों पे क्यों जोर दे रहा हूं. अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर म्यूजियम हमारे बड़े हरीडली, खासतौर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो साइट म्यूजियम्स बनाए गए हैं वो बहुत हरीडली बनाए गए हैं, उसमें जल्दबाजी की गई और ज्यादातर किसी मॉन्यूमेंट्स में ही बना दिए गए. किसी म्यूजियम की जो एंटिक्विटीज हैं, जो उसका कलेक्शन है, उनकी कुछ आवश्यकता होती है. उसके अनुसार, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारे कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर हम म्यूजियम को डिजाइन करेंगे, म्यूजियम की बिल्डिंग डिजाइन करेंगे और किसी एक्सपर्ट से हम उसको डिजाइन कराएंगे, किसी अच्छे आर्किटेक्ट से हम उसको डिजाइन कराएंगे और उस डिजाइन को जब हम उसका विश्लेषण करेंगे, जब क्रिटिकल विश्लेषण करेंगे, तो उस वक्त वहां पे एक एक्सपर्ट म्यूजियोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए जो इस बात को जानता हो. लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता है. जिसको म्यूजियम बनाना है वो उसमें कहीं शामिल नहीं है डिजाइनिंग में, और जिसको सिर्फ ऑर्डर देना है वो उसको अप्रूव कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है. मैं अभी इसका एक उदाहरण बड़ा अच्छा आपको दिखाऊंगा. बहुत बुरे फंसे थे और रात में 1 घंटे तक अंधेरे में बैठ के चिंतन किया, तब वो गैलरी बन पाई हमारी. तो ज्यादातर म्यूजियम एक तो मॉन्यूमेंट में है. मेरा अनुरोध यही है, मेरा मानना यह है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, किसी मॉन्यूमेंट के अंदर म्यूजियम नहीं बनाइए. उसके पास कोई दूसरी बिल्डिंग बनाइए, अपने कलेक्शन के अनुसार बनाइए, अपने कलेक्शन की आवश्यकता जो है उसके अनुसार बनाइए. तब आप देखेंगे कि म्यूजियम में नई जान पड़ेगी और म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत बनेगा. आपकी मूर्ति है 10 फीट की ऊंची और आपकी बिल्डिंग के दरवाजे हैं 6.5 फीट ऊंचे. अब आप बताइए उसको कहां पे डिस्प्ले करेंगे? बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन आप उसको भवन के अंदर ही नहीं ले जा सकते. इस तरीके की जो चीजें हैं ये तभी रुकेंगी जब आप अपने कलेक्शन को पहले देख लें और कलेक्शन को देखकर उस हिसाब से आप बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करवाएं. दूसरी चीज, मेरा मानना यह है कि कोई भी साइट म्यूजियम ऐसा बनना चाहिए, अगर वो किसी एक्सवेटेड साइट पे बन रहा है और उसकी एक्सवेशन रिपोर्ट आ गई है, तो उसको इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहिए कि कोई एक जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो खाली म्यूजियम को देख के समझ सके पूरी साइट को. जिस तरीके से एक एक्सवेशन रिपोर्ट होती है जिसमें सभी कुछ होता है, उसकी ड्राइंग होती है, उसके सेक्शन होते हैं, उसके पॉटरी डिजाइन होते हैं, पॉटरी ड्राइंग होती है, उसको इस तरीके से बनाइए कि वो एक रिपोर्ट की तरह हो. अफसोस इस बात का है कि ऐसा बहुत कम शायद कहीं हुआ हो. डेक्कन कॉलेज में मैंने एक सेक्शन देखा है, लगा हुआ है. एक सेक्शन डेक्कन कॉलेज में है और एक सेक्शन मैंने भोपाल के म्यूजियम में देखा है. जीने के नीचे एक ऐसी जगह पे जहां ज्यादा ध्यान नहीं जाता, वहां पे एक सेक्शन बना हुआ है. किताबों से ज्यादा जो चीज आप विजुअल देखते हैं, अपनी आंखों से जो चीज देखते हैं, वो आपके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ती है, वो ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ती है. आप ताजमहल को देखते रहिए किताबों में, बहुत दिन तक देखते रहिए, लेकिन जब आप ताजमहल को सामने जाके देखते हैं, उससे जो आप अभिभूत होते हैं, उससे जो आपको अनुभूति होती है, वो आप जिंदगी भर कभी भूलते नहीं हैं. इसलिए मैं चाहता, मेरा कहना यह है कि कोई भी म्यूजियम जो बने वो एक तो एक्सवेशन के कुछ ही दिनों बाद जल्दी बना दिया जाए, 10 साल के भीतर बन जाए, उसकी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद, और अपने कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए तब उसको डिजाइन किया जाए. तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप म्यूजियम किस चीज के लिए बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं. दूसरी चीज है आपको साइट सिलेक्शन. साइट सिलेक्शन सबसे जरूरी चीज है.
साइट सिलेक्शन में आपको कई चीजें ध्यान में रखनी है कि ना वो साइट से बहुत करीब हो। क्यों? क्योंकि अगर कभी फर्दर एक्सवेशन करने की नौबत आए तो वो उसमें ऑब्स्टिकल ना बने कि उतना बड़ा भवन कैसे हटाएंगे और कैसे हम इसको आगे काम करेंगे इस पे। तो बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए। वो वैसे भी फोटोग्राफी में भी डिस्टरबेंस होता है, लेकिन इतनी दूर भी ना हो कि वो अपनी जो वो है इंपॉर्टेंस खो दे। साइड से इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए, इजिली पहुंच में होना चाहिए, इजिली वहां पे पहुंचा जा सके। और सबसे बड़ी चीज, आप जो जमीन उसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उससे उसका कितना संबंध है, कितने खतरे में है वो स्थान। क्या वो बाढ़ में डूब जाता है? अभी आपको आगे दिखाऊंगा, आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है जब हम साइट ढूंढें। साइट में एक तो अच्छे से अप्रोच हो और उससे दूर ना हो, एक्सवेटेड साइट से बहुत पास भी नहीं हो और बहुत दूर भी ना हो, और जो उसके बीच का रास्ता हो वो स्मूथ हो। दूसरी चीज है कि आपके पास गार्डनिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी जगह हो भवन के चारों तरफ। इस तरीके से आप तमाम जो बिल्डिंग का स्थान का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई म्यूजियम बिल्डिंग्स गलत जगहों पे बन गई, जिसका भी उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज है एक म्यूजियम बिल्डिंग की डिजाइन। वो एक आम आर्किटेक्ट नहीं बना सकता, इसको वही आर्किटेक्ट बना सकता है जिसको म्यूजियम्स का ज्ञान है और म्यूजियम के फंक्शंस का ज्ञान है, कैसे क्या फंक्शंस होते हैं म्यूजियम में उनका ज्ञान है। वही व्यक्ति उस डिजाइन को बना सकता है और उसमें सर्कुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को एग्जीबिशन एरिया से अलग रखना है, पब्लिक एरिया से अलग रखना है, आपका जो रिजर्व कलेक्शन है उसको अलग रखना है, रास्तों को थोड़ा चौड़ा रखना है, लेकिन रास्तों को बड़ा लंबा नहीं बनाना है, बहुत लंबे वरांडाज नहीं बनाने हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत दौड़ लगाते हैं उसमें। अगर आप छोटे छोटे टर्न देंगे तो वो ब्रेक होता जाएगा। दूसरी चीज जो है उस डिजाइन में और बहुत सा ध्यान रखना है कि आप गैलरी का साइज क्या रख रहे हैं, आपकी एंटिक्विटीज क्या है और उसका गैलरी का साइज क्या है। आपको एक उदाहरण देंगे, आप में से जो पटना म्यूजियम में गए होंगे, पटना म्यूजियम में, पुराना पटना म्यूजियम, अभी जो है वो नहीं मैं कह रहा हूं, जो पहले स्टेट म्यूजियम पटना था, उसमें बड़ी मूर्तियां छोटे कमरों में थी। तो जब आप बड़ी मूर्ति को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस चाहिए। कोई बड़ी मूर्ति है उसको आप तभी एप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप दूर से देखेंगे और उसको निहारेंगे। निहारना एक शब्द है, देखना और निहारने में अंतर होता है। निहारेंगे जब आप, तब आप उस मूर्ति की को एप्रिशिएट कर पाएंगे। और अगर वो मूर्ति मान लीजिए 10 फीट की है और आपका 10 ही फीट का या 12 ही फीट का कमरा है, तो आप उसके पूरे सौंदर्य को, पूरी खूबसूरती को अच्छे से नहीं देख सकते। वो आपके ऊपर ही होगी, यहां पे होगी, और आपको गर्दन ऊंची करके उसको देखना होगा। ये टेक्निकल चीज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद मटेरियल है। अभी डिजाइन में और भी बहुत सी चीजें हैं कि पब्लिक एरिया है, कैफेटेरिया है, ये सब एग्जीबिशन एरिया से अलग होना चाहिए, हमारे रिजर्व कलेक्शन से अलग होना चाहिए, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उससे भी दूर होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जहां पे पब्लिक मूव करे वो एरिया हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के बहुत करीब नहीं होने चाहिए। इसके बाद मटेरियल, अभी तो पूरा बाजार मटेरियल से भरा हुआ है। पहले इतने मटेरियल नहीं होते थे म्यूजियम बनाने के लिए और म्यूजियम को में डिस्प्ले के लिए इतने मटेरियल नहीं होते थे। अभी आपको की फैक्टर्स जो याद रखने हैं वो है मटेरियल के लिए ड्यूरेबिलिटी, लाइट सेंसिटिविटी, अकॉस्टिक परफॉर्मेंस, रेजिस्टेंस, एस्थेटिक अपील एंड मेंटेनेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कोई ऐसी चीज मत लगाइए जिसको मेंटेन करने में आपको लगातार कॉस्ट देनी पड़ रही है, लगातार खर्चा हो रहा है। तो ऐसी चीजें लगाइए जो लंबे समय तक चले
और आपको ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा ना करना पड़े। उसके बाद आती है लाइटिंग एंड एटमॉस्फेयर। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पेपर है या और पेंटिंग्स हैं या टेक्सटाइल है, उसके लिए आपको एटमॉस्फेयर को भी ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया है तो उसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइटिंग के बारे में ये है कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नेचुरल लाइट नहीं लेनी है, क्योंकि वो पेंटिंग्स और जो कलर्ड चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं, वो फेड करती हैं। और ये एक बड़ी फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अभी मैं 1 घंटे में ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन लाइटिंग एक स्पेशलिस्ट से ही कराइए। अभी ज़्यादातर जो फर्म्स हैं जो लाइटिंग के प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो आपको देती हैं, टेक्निकल एडवाइस भी देती हैं। मैंने वो टेक्निकल एडवाइस वहाँ ललितगिरी में लिया, तो आपको वो परफेक्ट लाइट बना के देते हैं। डीमर्स आ गए हैं, सेंसर आ गए हैं, जिससे आपको कॉस्ट भी बचती है, बिजली के बिल में बचता है। अगर कोई विजिटर है तो बिजली जलेगी, नहीं तो वो एक कोई लाइट जलती रहेगी, बाकी डिम हो जाएंगी। तो इस तरीके से अभी बहुत सी चीजें आ गई हैं। बहुत ज्यादा गैलरी के अंदर बहुत लाइट नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पे लाइट होनी चाहिए, क्योंकि तब आप उस पर फोकस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है आजकल, ऑडियो गाइड्स हैं, VR है। इस तरीके से आप अपने म्यूजियम को और विजिटर फ्रेंडली बना सकते हैं, अधिक से अधिक नॉलेज दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक गाइड जैसे सारनाथ म्यूजियम के मेन हॉल में अगर एक गाइड आ जाता है एक ग्रुप को लेकर और वो बताना शुरू करता है कि ये अशोकन कैपिटल है, तो वो ये चाहता कि बाकी सब चुप हो जाएं और उसी की आवाज गूंजे। तो उससे क्या होता, अगर एक समय में 2 गाइड चले गए, जो मैंने अनुभव किया अपने सारनाथ म्यूजियम के अंदर खड़े होके, वो काफी अजीब सी हो जाती है। आधा उसका सुन लो, आधा उसका सुन लो। मालूम पड़ा वो बता रहा प्रीचिंग बुद्धा के बारे में और वो बता रहा है लाइन कैपिटल के बारे में। तो ऑडियो गाइड्स होने की वजह से ये समस्या हल हो गई है और आपको उसमें तमाम लैंग्वेजेस मिल रही हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही सुनने की मजबूरी हो या अंग्रेजी में सुनने की मजबूरी हो। तो वो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो ये है। कंजर्वेशन सबसे बड़ी चीज है। आपकी किसी भी म्यूजियम में एक कंजर्वेशन लैब होना बहुत जरूरी है। साइट म्यूजियम में एक कंजर्वेशन लैब होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सी चीजें 2 पीस में, 3 पीस में, 4 पीस में मिलती हैं, जिनको आपको मेंडिंग करके उसका शेप देना होता है। और अगर आपके पास एक अच्छी लैब होगी कंजर्वेशन की और एक अच्छे कंजर्वेटर होंगे, तो वो आपके ऑब्जेक्ट को और भी खूबसूरत बना के डिस्प्ले के लिए देंगे। तो कंजर्वेटर का होना और कंजर्वेशन लैब का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत लंबे समय तक आप उनको शोकेस में नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब होने लगती हैं। उनको कूलिंग पीरियड की ज़रूरत होती है। उनको वहां से एक निश्चित समय में, मैक्सिमम 6 मंथ, और उन पे डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए। और जब वहां पे नहीं हो कोई विजिटर तो वो लाइट नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर, और उनको कूलिंग में डाल देना चाहिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। उसके बाद फिर उनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंजर्वेटर की भी जरूरत है, कंजर्वेशन की भी जरूरत है और कंजर्वेशन लैब की भी जरूरत है। इसके बगैर ये काम आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारे ज्यादातर साइट म्यूजियम्स में कंजर्वेशन लैब भी नहीं है और कंजर्वेटर्स भी नहीं है। अब तमाम मानवाधिकारों की भी बात होती है, और अगर कोई चीज है, म्यूजियम भी है तो सबके लिए है। तो जैसे दृष्टिबाधित लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है, उनके लिए आपको ब्रेल, टेक्टाइल चीज़ें इस तरीके के भी प्रयोग करने होंगे। और जो आप वो लगा रहे हैं लेबल्स, उनको ब्रेल में भी बना के लगाएंगे। साथ ही लेबल की बात मैं जो कर रहा हूं, जो भी ऑब्जेक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हैं वो इंटरैक्टिव होना चाहिए।
मतलब कि वो जो दर्शक है उसके साथ बात करता हुआ प्रतीत हो, मतलब दर्शक की उसके प्रति जो भी वो है, एक जानने की इच्छा है, वो शांत होती हो। तो बहुत बड़ा लेवल नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, जैसे आमतौर पे होता है उमा महेश्वर, ये डेट, ये एक्सेशन नंबर, बस खत्म, हिंदी इंग्लिश में हो गया। और अगर का क्षेत्र से बाहर का म्यूजियम है तो उसकी तीसरी भाषा जो है बंगला, उड़िया, तमिल, वो लिखा है। लेकिन उमा महेश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? उमा महेश्वर एक विशेष प्रकार की मूर्ति है। शंकर भगवान, शंकर जी की बहुत सी मूर्तियों में जो आइकनोग्राफी है शिव की, उसमें एक विशेष प्रकार की मूर्ति है। तो उसके बारे में 4 लाइन जरूर दीजिए ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरेक्ट कर सके उसके साथ। और उसके बाद स्टाफ एंड स्टोरेज। अब स्टाफ की आवश्यकता बड़े म्यूजियम से बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइट म्यूजियम में बहुत ज़्यादा आवश्यकता बहुत बड़े स्टाफ की नहीं होती है। तो उसको कैटेगराइज कर लीजिए। सिक्योरिटी स्टाफ होना चाहिए, एंट्रेंस पे जो आपको टिकट चेक करे उसके लिए स्टाफ होना चाहिए, एक आपकी डेस्क होनी चाहिए जिसको आप कहेंगे रिसेप्शनिस्ट कह लीजिए, रिसेप्शनिस्ट का स्टाफ होना चाहिए, गाइड्स होने चाहिए आपके पास, और मैनेजमेंट स्टाफ होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिसमें क्लर्क्स और सेक्शन अफसर या इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। और इसके बाद जो एक विजिटर एक्सपीरियंस है, आपके म्यूजियम बिल्डिंग में साइनेजेस बहुत प्रॉपर होने चाहिए। किसी को ये नहीं पूछना पड़े पानी किधर मिलेगा, आपके साइनेजेस होने चाहिए। गैलरीज किधर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक किधर है, स्टेयर्स किधर हैं, फायर एग्जिट किधर है, ये चीज़ें, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए। और साथ में इलिटरेट पर्सन के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फोटो लगते हैं, साथ में साइनेज लगते हैं, चिन्ह होते हैं, जैसे स्टेयर्स का आप ऐसे बना देते हैं। तो अगर जो नहीं भी पढ़ सकता है उसको भी ये मालूम होनी चाहिए कि फायर एग्जिट किधर है, ड्रिंकिंग वाटर किधर है, वॉशरूम किधर है। तो इन चीज़ों को ये जो हैं ये विजिटर एक्सपीरियंस में आएंगे। और साथ में कम्युनिटी इंगेजमेंट, आपको फुटफॉल भी बढ़ाना है। आपने सब कुछ बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया, म्यूजियम बहुत अच्छा बन गया, ये जो मैंने ऊपर की चीज़ें बताई ये सब आपने लागू कर दी, लेकिन वहाँ पे विजिटर नहीं है। उसके लिए आपको आउटरीच प्रोग्राम करने पड़ेंगे, बार बार कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए अगर दुर्गा पूजा आ रही है तो आप एक छोटा सा दुर्गा पूजा पंडाल बना लें, या एक दुर्गा पूजा की दुर्गा जी की एक मूर्ति रख दें और उसके सामने कोई कार्यक्रम करें। तो उससे क्या होता है, कम्युनिटी आपके करीब आती है। ये बहुत जरूरी चीज है। आज हमारे ज्यादातर म्यूजियम फुटफॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाके देखें, लुवरे म्यूजियम में फ्रांस में जाके देखें, आप देखें वहाँ उनके ऊपर विजिटर की कमी नहीं है साहब। उनके पास तो आदमी, इंसान तो इंसान, उनके जानवर भी आते हैं वहाँ घूमने। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पापा की उंगली पकड़ के गए थे अपने बचपन में, और दोबारा हम तब जाएंगे जब हम अपने पोते की उंगली पकड़ेंगे, तब जाएंगे लेके म्यूजियम में। इस बीच में हम म्यूजियम में नहीं जाते। तो हमारा म्यूजियम के प्रति जो एक रुख है उसको बदलना होगा, और उसकी जिम्मेदारी म्यूजियम्स की है कि वो कम्युनिटी के साथ आउटरीच प्रोग्राम करके स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, छोटे लेक्चर कराएं, उनको स्लाइड शो दिखाएं, ताकि वो अट्रैक्ट होके आए। जैसे मैं भी वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारे पास एक छोटा सा म्यूजियम है। हम अपने क्यूरेटर को और अपने स्टाफ को भेजते हैं तमाम मथुरा जिले के जो स्कूल हैं अच्छे अच्छे, और जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल हैं, क्योंकि ग्रामीण जनता जो है वो बिल्कुल उससे महरूम रहती है, वो नहीं पहुंच पाती है वहां तक। तो उनको उनके बीच में एग्जीबिशन करके पहले उनको दिखाते हैं और फिर उनके प्रिंसिपल को कन्विंस करके
बल्कि कई बार गाड़ी हम ही अपनी देते हैं और उनको ला के म्यूजियम दिखाते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे फुटफॉल बढ़ता है, और जब फुटफॉल बढ़ता है तो म्यूजियम के स्टाफ का मनोबल भी बढ़ता है और आप और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो साइट म्यूजियम्स पे ये प्रॉब्लम है कि उनके पास विजिटर्स नहीं है, विजिटर्स बहुत कम है, क्योंकि वो एक तो दूर दराज इलाकों में है। इसके बाद मैं अब आपको अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर दिखा रहा हूँ स्लाइड्स। आप स्लाइड्स देखिए, मैं बताता जाऊंगा। जो मेरा पहला म्यूजियम कपिलवस्तु म्यूजियम, ये मैंने बनाया 2013 से 1-2 साल बाद बनाया। उसके उद्घाटन होने में देर हुई, उद्घाटन इसका 2016 में हुआ क्योंकि कुछ थी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था साइट सिलेक्शन कैसे करें। अब आप ये देखिए, ये वही म्यूजियम है जिसका मुख्य द्वार अभी मैंने आपको दिखाया, और ये पानी में डूबा हुआ है। अब आप बताइए इसमें म्यूजियम कैसे बनेगा। अब मैं आपको विशुद्ध अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और इस पे म्यूजियम बनाने के लिए मेरे ऊपर इतना दबाव डाला गया, पीएमओ से भी दबाव डाला जा रहा था। हमारे माननीय सांसद जी थे, वो पीएमओ को बार बार लिख रहे थे, और साहब ये स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई थी अपने म्यूजियम के लिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने म्यूजियम बिल्डिंग बहुत बड़ी बनाई, उनके पास एक एंटीक्विटी नहीं थी। एंटीक्विटी सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी, क्योंकि वो हमारी साइट थी, हमने एक्सवेट किया था उसको 1971 में। साहब म्यूजियम बनाने की बात चली और हमारे एएसआई में लोगों ने कहा कि एक नई बिल्डिंग बनेगी। मैंने कहा नई बिल्डिंग बनाएंगे तब तक तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, बिल्डिंग बनेगी कब बनेगी और क्या बनेगी, इससे अच्छा मैंने कहा ये स्टेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग पड़ी हुई है, इसकी बात करते हैं। इसको लेने के दरमियान 3 सेक्रेटरी कल्चर बदल गए उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं जाता था, एक सेक्रेटरी से बात करके आता था, दूसरी बार जाता था, वहां दूसरे सेक्रेटरी मिलते थे। अंत में मेरा भाग्य चमका और एक स्थायी सेक्रेटरी आ गए, और उन्होंने बड़ी उदारता के साथ मुझसे एक लाइन में पूछा, अच्छा आप चाहते क्या है। मैंने कहा साहब ये बिल्डिंग हमको दे दीजिए, खाली पड़ी है। और वो तंग थे कि उनके यहाँ ऑडिट ऑब्जेक्शन हो रहा था कि आपने ये 4 करोड़ रुपए लगाए, बिल्डिंग बनाई किस लिए, ये 4 करोड़ रुपए आपने क्यों एक्सचेकर पे के बर्बाद किए। तो उनको भी एक रास्ता मिला कि अरे इनको दे दो, म्यूजियम बन जाए, हम भी एक ऑडिट रिपोर्ट लगा देंगे कि वहां म्यूजियम बन गया है। तो उन्होंने सहर्ष मुझको ये म्यूजियम, एएसआई को ये म्यूजियम मेरे रिक्वेस्ट पे सौंप दिया। अब साहब सौंप दिया, उसके बाद वही हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि म्यूजियम बनाइए। ये नेपाल की तराई में, नेपाल से 1 किलोमीटर, हार्डली 1 किलोमीटर अंदर का एरिया है बॉर्डर से। नेपाल में जितनी बारिश होती है वो पूरी उतर के इस इलाके में बढ़ जाती है। दूसरा दृश्य देखें। और जब मेरे ऊपर दबाव हुआ तो मैंने एक बार सेक्रेटरी कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, एक लखनऊ में ही एक मैंने वो दिया, डायरेक्टर जनरल भी थे हमारे, उनके सामने मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। मैंने कहा आप लोग दबाव बनाते हो, आप बताइए इसमें कैसे हम अपनी एंटीक्विटी को खतरे में डाल दें, और यहाँ लोग पहुंचेंगे कैसे। या तो आप मुझे एक नाव, 2-4 नाव भी दे दीजिए, म्यूजियम बना दूंगा, नाव से लोग जाके देख के आएंगे। लेकिन मुश्किल ये है, तो गैलरी में भी पानी है, ये आपके प्लिंथ लेवल से ऊपर पानी है, गैलरी के अंदर कैपिलरी एक्शन से आ रहा है पानी। ये हमारा पीछे जनरेटर रूम है, अगले में ये जनरेटर रूम है, उसके अंदर पानी है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो साइट ढूंढिए, उस साइट में इस चीज का ध्यान रखिए कि वहां पे कोई नेचुरल कैलेमिटी तो नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है, कोई और चीज तो नहीं है। इसको ध्यान में रखे बगैर बिल्डिंग मत बनाइए। और बिल्डिंग की बिल्डिंग की प्लिंथ हरदम ऊंची रखिए। मान लीजिए कहीं वाटर लॉगिंग छोटी मोटी होती है तो कम से कम आपके संग्रह को, आपकी गैलरीज को नुकसान ना पहुंचे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लान बताता हूं इस म्यूजियम का। मैंने जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एक नहर बना के ये व्यवस्था की कि पानी को दूसरी तरफ चैनलाइज कर। उन्होंने, वो तराई का इलाका है, वहां पानी को रोकना बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हमने इसकी बाउंड्री वॉल बनाई, और बाउंड्री वॉल बना के तब भी मैंने ये जो कॉन्सेप्ट प्लान बनाया उसमें मैंने ये कहा ग्राउंड फ्लोर पे हम कोई भी एंटीक्विटी या कोई भी गैलरी नहीं बनाएंगे,
ताकि हमारी एंटिक्विटीज सुरक्षित रहें, वो नष्ट ना हो। तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे ही, एक बहुत अच्छा सुझाव भी आया था जिस पे मुझे अभी भी हंसी आती है। किसी बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा कि एक मंजिल तक ऐसे मिट्टी का रैंप बना के एक मंजिल को ढक दीजिए और सीधे फर्स्ट फ्लोर को आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बना दीजिए। मुझे हंसी इसलिए आई कि वो जो मिट्टी होगी उसका दबाव कहाँ आएगा, उसका दबाव इसी म्यूजियम के नीचे की मंजिल पे आएगा और ये कोलैप्स हो जाएगी भीतर की तरफ। इसलिए वो योजना तो हास्यास्पद थी, उसको नहीं लागू किया गया। हमने फर्स्ट फ्लोर पे इस म्यूजियम को बनाया। अब ये जो मैंने इसको जितनी चीजें आपको बताई, एक कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम, कंजर्वेशन लैब, गैलरीज, सारी चीज मैंने इसमें डिजाइन की। और इसके बाद जो टॉप फ्लोर था जिसमें दोनों तरफ टेरेस था, वहां पे मैंने कैफेटेरिया डिजाइन किया ताकि आप टेरेस कैफेटेरिया का भी आनंद ले सकें, क्योंकि वहां पे बहुत दूर तक नेपाल की, जब आपके ये बारिश का मौसम होता है उसके बाद आपको नेपाल की पहाड़ियां भी दिखती हैं, जिन स्नो कैप्ड पहाड़ियां भी दिखती हैं कभी कभी जब मौसम बहुत साफ होता है। तो वहां से बैठ के आप दृश्य का, क्योंकि बहुत दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, सैकड़ों एकड़ तक कोई बिल्डिंग नहीं है, आप बिल्कुल शुद्ध वायु का सेवन करें और कॉफी पिएं कैफेटेरिया में और म्यूजियम को देखें। इस हिसाब से मैंने इसके टॉप फ्लोर पे कैफेटेरिया को डिजाइन किया। फिर म्यूजियम में सबसे जरूरी चीज है मूवमेंट प्लान। किधर से आप एंटर करेंगे, गैलरी को आप कैसे देखेंगे और किधर से आप एग्जिट करेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। अदरवाइज धक्का मुक्की होती है और कुछ चीजें छूट जाती हैं। मतलब मालूम पड़ा अगर प्रॉपर मूवमेंट प्लान नहीं है तो कोई शोकेस आपसे छूट जाता है। तो इसलिए आप जब कभी भी साइट म्यूजियम बनाएं उसका मूवमेंट प्लान जरूर बनाएं। वो सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। आग लगने की घटना हो, धक्का मुक्की हो जाए, भगदड़ मच जाए, उसके लिए आपका मूवमेंट प्लान बहुत कारगर साबित होता है। अब आप देखिए, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब अलग पूरी बिल्डिंग को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दीजिए और उनको अलग अलग कर दीजिए। इसमें आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, पब्लिक एरिया, सेमी पब्लिक एरिया, स्टेयर्स, सबको मैंने बांट दिया है, देख सकते हैं आप। इससे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आपको आसानी होती है, क्योंकि जो आपका रिजर्व कलेक्शन है या जिधर आप, अब जैसे फंक्शन चल रहा है और जो बाकी विजिटर है म्यूजियम के, उनका इंटरफेरेंस यहाँ नहीं चाहिए, तो ये ऑडिटोरियम एक तरफ है, एक कोने में है, उसको ऐसे ही रहना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। तो उस पूरे एरिया को अलग अलग हिस्सों में बांटिए। अब मैं आपको वहां की गैलरीज दिखा रहा हूं। जैसा कि बताया गया, ये एग्जीबिशन, इस एग्जीबिशन की भी अपनी एक कहानी है। जब मेरे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था म्यूजियम बनाने के लिए, मणि सर खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हर बार वो दबाव पहले वही झेलते थे, बाद में वो मुझको कम्युनिकेट होता था कि भाई ऐसा है। तो साहब, ये बाढ़ वाली स्थिति थी और मतलब दबाव था, तो मुझे एक बार नवरात्र के व्रत में सवेरे 6 बजे एक फ्लाइट पकड़ के आना पड़ा यहाँ पे, मामला शांत करने के लिए कि साहब इस वजह से नहीं बन रहा है। तो मैंने वो पावर पॉइंट दिखाया और अपने मणि साहब के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से, बड़ों के, वो मामला सफल रहा। वहां पे एक समझौता ये हुआ कि साहब एक एग्जीबिशन तब तक लगा दीजिए जब तो आप म्यूजियम नहीं बना पा रहे हैं, एक एग्जीबिशन ही लगा दीजिए। तो साहब एक एग्जीबिशन बनी। तो एग्जीबिशन का टॉपिक पहले तय हुआ कि बुद्ध से रिलेटेड जो 8 ग्रेट प्लेसेस हैं उन पे हम एक एग्जीबिशन करें। और जब उसकी मैंने फाइनल तैयारी कर ली तो तत्कालीन हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की लखनऊ विजिट हुई और उन्होंने कहा जरा राजीव मुझे दिखाओ। जब मैंने उनको दिखाया, बोले नहीं नहीं ये टॉपिक अच्छा नहीं है। अब मेरे तो हाथ पांव फूल गए, बोले नहीं कुछ और नया बनाओ। तब मैंने मणि सर से बात की, तब मैंने बुद्धाज लाइफ इन इंडियन आर्ट, इस एग्जीबिशन को फिर मैंने नए सिरे से तैयार किया। और इसको तैयार करने में भी बड़े पापड़ बेले मैंने,
ये उसके कुछ गैलरी वो हैं, कुछ स्नैप्स हैं, आप देखिए। अब आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे, दीवारों का कलर देख रहे होंगे। जब मैंने 1987 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया और मैं एक अबोध बालक की तरह एक म्यूजियम में नियुक्त हो गया, और जिसको म्यूजियोलॉजी बिल्कुल नहीं आती थी, मुझे बताया गया कि वॉल का कलर और शोकेसेस का कलर बहुत डल होना चाहिए। आमतौर पे वो ऑफ वाइट या बिल्कुल लाइट या पेल कलर समझ लीजिए, वही होता था सारे म्यूजियम्स में। और बहुत सी चीजें थी जो प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल होती थी। वो क्यों? ताकि विजिटर का ध्यान ऑब्जेक्ट पे केंद्रित हो, इसलिए। लेकिन वो अजीब सा मुझे एक बीमार सा लगता था, मतलब बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता था। तो मैंने ये प्रयोग पहला किया था। इस एग्जीबिशन को मैंने भगवा कलर में किया था, क्योंकि बुद्धिज्म पे थी ये एग्जीबिशन। और इसके लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए मैंने, जो आपने अभी चित्र देखे, वो खाली इंडिया के नहीं हैं। इसमें आपको कोरिया, यूएस के कई म्यूजियम्स, यूरोप के कई म्यूजियम और जापान का नेशनल म्यूजियम, इस तरीके से तमाम म्यूजियम्स को मैंने कांटेक्ट किया। कुछ बहुत अच्छे लोग थे, सहृदय थे, उन्होंने मुझे खुशी खुशी सामग्री प्रदान की, और कुछ थे कंजूस थे, उन्होंने देने से इनकार किया, तो मैंने दूसरे रास्ते से टेढ़ी करके उंगली निकाल लिया की। तो जब जिद आती है बनाने की, तो उस वक्त आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए अपने काम को करने के लिए। फिर आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो सोचते रहिए गैलरी को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। जब ये अंदर आपके होगा, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप एक सक्सेसफुल म्यूजियोलॉजिस्ट बनेंगे। अब ये उसकी गैलरीज हैं जो बाद में फिर बनाई गई जब म्यूजियम बनना शुरू हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि आपका म्यूजियम जो होना चाहिए वो एक स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, मतलब वो एक कहानी सुनाए, बताए। तो ये जो कपिल वस्तु है, इसकी कहानी शुरू होती है, वैसे तो ईसा की पूर्व की शताब्दियों में थे बुद्ध वहां पे। ये बुद्ध का नेटिव प्लेस है कपिल वस्तु, जहां के उनके पिता को कहा जाता है कि राजा थे शुद्धोदन जी। लेकिन आधुनिक काल में ये कहानी शुरू होती है एक जमींदार पेपे से, और ये स्तूप एक टीला था पेपे की जमींदारी में, ऊंचा सा टीला था जिसमें से ब्रिक्स भी निकलती थी। वहां से शुरू होती है 1898 से। अब 1898 में जो एक्सकवेशन हुआ और जो मटेरियल मिला उसको पेपे ने अपने पास रखा, लेकिन विसेंट स्मिथ जो थे, जिनका नाम हर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले को मालूम होगा, वो उस वक्त बस्ती जिले के डीएम थे, और उन्होंने पेपे को ये कहा कि नहीं, जितनी भी चीजें मिली है उसमें से 10% आप रखो और बाकी चीजें इंडियन म्यूजियम में वापस भेज दो। तो उसने उस टीले की खुदाई की। अब उस टीले की खुदाई तब हुई, उसने एक अक्लमंदी की, कुछ फोटोग्राफ्स निकाले, लेकिन वो फोटोग्राफ्स हमको अवेलेबल नहीं थे। लेकिन मुझे स्टोरी पेपे से शुरू करनी थी, तो फिर से वही चीज हुई, कुछ ने दिया कुछ ने नहीं दिया, तो हमने प्राप्त कर लिया। तो ये आप जो एक महाशय को देख रहे हैं, ये है पेपे, ये जमींदार थे, यहां से स्टोरी शुरू होती है। और इसके बगल जो 3 फोटो लगी हैं वो उस समय उन्होंने जो एक्सहिबिशन किया उसकी फोटो है। उस एक्सहिबिशन में उनको एक पत्थर का बॉक्स मिला जो 4 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था। जो आप इंडियन म्यूजियम में जाएं तो इंडियन म्यूजियम में घुसते ही आप जब लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो वहां बरामदे में रखा हुआ है। उस कॉफर में वो चुनार सैंडस्टोन का कॉफर था और उसके ऊपर ढक्कन भी था चुनार सैंडस्टोन का। उसमें तमाम चीजें मिली। उसमें एक कास्केट मिला
उसमें 5 कास्केट, 5 या 6 कास्केट मिले, जिसमें एक कास्केट जो था वो इंस्क्राइब्ड था। उसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में एक लेख था, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, जिन्होंने एपिग्राफी पढ़ी। सुकृति भतनम सा भगनिकनम करके वो एक पूरा लेख है, जिसके अनुसार कि भगवान के परिवारजनों, भाई बहनों ने इस अवशेष को यहाँ पर रखा। वो कास्केट अभी वहाँ पे है, इंडियन म्यूजियम में है। वो सारे कास्केट जो निकले और तमाम चीज़ें वो अभी इंडियन म्यूजियम में है। लेकिन मैंने इस गैलरी में उन सारी चीज़ों को दिखाया, उन सारी चीज़ों को फोटो के माध्यम से एक्सप्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं था। इस तरीके से मैंने उस स्टोरी को डेवलप किया। अभी मैंने आपसे कहा था कि किताब की तरह, एक रिपोर्ट की तरह होना चाहिए। तो आप सामने देखिए, सामने जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको बीच में एक सेक्शन दिख रहा है, उसके बगल आपको एक्सप्रेशन की फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी अगर जानना चाहता है कि ये स्तूप में ये कास्केट कहाँ था, तो ये वो चित्र है। इसमें आप देखिए सबसे नीचे वाले चैम्बर में कास्केट, जो बाद में 1971 में एक्सक्वेशन हुआ, उसमें के.एन. श्रीवास्तव साहब को मिला, और उसके ऊपर वो कॉफर मिला उसको, जो आप ऐसे एक आकृति देख रहे हैं, उसमें वो बॉक्स मिला था उसको। ये पुरानी कटिंग है, ये जो कटिंग है ये पेपे ने काटी थी स्तूप में। तो इस तरीके से उसको बड़ा करके ट्रांसलाइट के थ्रू या जैसे भी आप ड्राइंग के थ्रू प्रिंट करके लगा सकते हैं, प्रिंट के थ्रू आप कम से कम उस एक्सप्रेशन की पूरी स्टोरी को